जी। क्योंकि नॉर्मली मैं बम्बई में फेस टू फेस ही हम क्लास चलाते थे। जूम का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन लास्ट एक बैच हमने की तो ऐसा लगा कि नहीं, कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ज्ञान, वो तो आमने सामने ही हो सकता है। ये ऑनलाइन हम लोग सिर्फ थियरी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए तो आमने सामने ही बैठना पड़े। जी। जी। तो शुरुआत कर लेते हैं, बेसिक जो हमारी फाउंडेशन है उसका, जी। उसको जानने के लिए। और हाँ। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से इसको हम प्रैक्टिकल में भी थोड़ा उतार पाए। जी। हम्म। सी शुरू कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने प्रश्न लिखते रहें, और जब भी सर कहें कि हाँ पूछ सकते हैं तब पूछें। बाकी टाइम आप यदि कोई प्रश्न आए तो उसे लिख लें, और फिर जब भी प्रश्न उत्तर का समय आएगा तब आप उनसे पूछें। जी। हाँ जी अभी, सर। हाँ, अभी मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कि मुझे क्या प्रश्न के जवाब देने हैं नहीं या? सर, आप सिखाएंगे, हमें तो कुछ नहीं आता। यहाँ तो हम, या क्या बेसिक क्या है, 5 एलिमेंट्स के से शुरुआत करके, फाउंडेशन से, और हाथों में कैसे वो पॉइंट्स के सब, आप उसका मेरिडियंस क्या होते हैं, तो हमें सब ओके। जानकारी चाहिए आपसे सर। अच्छा। जी। तो बेसिक इसकी शुरुआत हम देखने जाएं तो पहली बात तो, अगर हम पंच तत्व की बात करें तो हमारा हम्म। सबसे पुराना में जो पुराना आयुर्वेदा और पंच तत्व, तीन तत्व वात पित्त और कफ से हम जानते हैं आयुर्वेद की सारवार होती है। और उसके बाद पंच तत्व आया, उसमें तीन में से दो और जोड़ दी गई एनर्जी। और यही पंच तत्व जब हमारे बहुत साधु उस जमाने में विहार करते करते चाइना पहुंचे, तो चाइना में एक राजा था जिसका इतिहास में येलो एम्परर के नाम से प्रख्यात है। ओके। तो उसने ये देखा भारत से लोग जो आ रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट आ रहा है, तो उन्होंने से मिला वो, और फिर अपने सेवकों को पूरी दुनिया में उनको भेजा कि और क्या क्या पद्धतियां वर्ल्ड में चल रही है। तो इन सब का इकट्ठा कर कर उसने एक ग्रंथ की निर्माण किया कि जिसका नाम दिया उसने एक्यूपंक्चर। तो उसमें पंच तत्व और साथ में अपनी मेरिडियन और यिन यांग थियरी, तीनों को जोड़ के जो ग्रंथ बनाया उसका नाम दिया उसने एक्यूपंक्चर। तो हमारी आयुर्वेदा की पद्धति है वो तो तकरीबन 5,000 साल बताते हैं। इसमें भी 3,000 साल से ऊपर का रिकॉर्ड तो मिलता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपियां अस्तित्व में आई, जो थी तो सही, लोगों ने खोज निकाली। तो इसके साथ ही उसी टाइम पर आने से पहले, एलोपैथी के आने से पहले होम्योपैथी की बोलबाला थी। और होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ही मेडिसिन के जब शुरुआत हुई तब नाम दिया था एलोपैथी। एलोय मतलब सेकेंडरी, दूसरा। तो लेकिन एलोपैथी का ऐसा जो मतलब माहौल चला, और उस टाइम पर हम भी क्या है कि गुलामी की अवस्था में थे, तो उन लोगों ने एक और ऐसा किया कि भारत के अंदर आयुर्वेद को धीरे 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 कम करते गए। और एलोपैथी की पब्लिसिटी इतनी हो रही थी और प्रॉफिट भी उसमें इतना था कि उनको सब पब्लिसिटी और सब खर्चे उनको मतलब परवड़ते थे। तो इसी तरह से आज की तारीख में जैसे हम जानते हैं कि एक पैसे की दवा है तो भी 100 रुपये में बिकती है गोली, तो ये हम सब जानते हैं। तो इसी तरह से उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ, एलोपैथी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं कहूँ तो वो प्लस पॉइंट ये है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर एक समान एजुकेशन दिया जाता है।
पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जो बेस बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है उन लोगों ने, वो बहुत ही अच्छा है कि सब जगह पर एक समान पढ़ाई होती है। तो इसका फायदा ये होता है कि कोई भी पेशेंट का जो रिपोर्ट निकलता है तो दूसरा रिपोर्ट उसको समझ सकता है, चाहे यहाँ रहे चाहे कोई आउट ऑफ इंडिया जाए, तो सब जगह पर वो रिपोर्ट हर एक डॉक्टर समझ पाता है। जब बाकी जो पद्धतियां हैं सब में ये माइनस पॉइंट है। कोई भी पद्धति में आप जाओ वहां पर कोई ऐसे रिपोर्ट्स बनते नहीं है। और इसके अलावा एक बात ये रहती है कि उसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास ऐसी मशीनरीज हैं, ऐसी जो मेडिसिन्स हैं जो इंसान के लाइफ सेविंग में काम आती है। तो इमरजेंसी के अंदर मैं भी सबको कहता हूँ, हमेशा कुछ भी मत सोचो, हॉस्पिटलाइज हो जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर पर चले जाओ। उसके बाद अगर आपकी हेल्थ स्टेबल हो जाती है तो फिर अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में आप सोचो। थोड़ी अगर शुरुआत होती है एलोपैथी के सिवा, एलोपैथी के जो माइनस पॉइंट सबसे बड़ा मैं कहूँ तो बॉडी के हर एक पार्ट को वो अलग मानते हैं। हार्ट का डॉक्टर अलग है, किडनी का अलग है, आई स्पेशलिस्ट अलग है, न्यूरोसर्जन फिर अलग है। सबके अलग 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 उन लोगों ने डिवीजन कर दिए हैं। जबकि हम जानते हैं कि पूरा बॉडी तो हमारा एक ही है। अगर हमारे मन में कोई ऐसे विचार चल रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर इसकी इफेक्ट आने वाली ही है। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो वो लोग जो करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर, वो बीमारी का इलाज करते हैं। बाकी जो पद्धतियां जो सारी हैं, जैसे होम्योपैथी की बात करें तो वो सिमिलरिटी पे काम करती है कि जिस व्यक्ति को जो सिम्टम्स आए हैं वैसी ही मेडिसिन देने से वो सिम्टम्स चले जाएंगे। वो सिमिलरिटी पे काम करते हैं। तो हमारी ये पद्धति की जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल वर्क करता है, सिमिलरिटी के ऊपर। अभी इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है एनर्जी लेवल पर। फिजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम अभी सीखेंगे। तो ये जैसे हमारा हाथ है तो हमारे पूरे शरीर के जैसा लगता है। मैं मुझे लगता है मैं लाइट चालू कर लूं। हाँ, और पीछे की लाइट बंद कर दो। हाँ जी, अब बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, जी। क्यों मुझे भी मेरा याद नहीं दिख रहा था इसमें। अच्छा। तो जी जी। ये जैसे हमारा हाथ है वो हमारी बॉडी के जैसा है। तो इसके ऊपर बॉडी पे कोई भी ट्रीटमेंट करने की बजाय हम हाथों के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे फिजिकल, तो उसका रिजल्ट हमारी बॉडी के ऊपर आएगा। अभी पहले तो एक छोटा सा प्रयोग है। जैसे 5 मग अगर रख ले हम कांच के, एक बड़ा साइज, छोटी साइज, छोटी साइज, लेकिन सबकी जो है सिमिलर होना चाहिए, उसमें सिमिलरिटी एक कॉमन होना चाहिए। तो अगर एक प्याले को हम चम्मच से बजाएंगे तो बाजू वाले में भी वो बजने लगेगा। ये आप करके देखना। तो ये सिमिलरिटी का जो प्रिंसिपल होता है, जैसे हम लोग नेचर में भी हम जानते हैं कि हमारा जिसका जिसका नेचर आपस में मिलता है उसकी फ्रेंडशिप होती है। तो ये सिमिलरिटी का प्रिंसिपल है, हर जगह पर काम करता है। हो सकता है यूनिवर्स ने हम सब सिमिलर लोगों को भी मिला दिया हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम अगर बात करें, अच्छा इसमें क्या मैं पीडीएफ अपना शेयर कर सकूंगा? हाँ जी सर, आपको को होस्ट हैं, आप कर सकते हैं सर। तो क्या है कि मैं पिक्चर से आपको समझा सकूं मैं। जी बिल्कुल। अब कैसे होगा, मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। हाँ, बस शेयर पे जाके ये सर। गया, ये हाँ भी जी। बैठ गया। अभी इसमें पीपीटी मेरा, हम्म।
जैसे आप अपने यहाँ करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है जी। हम्म। यस। तो अभी इसमें शेर, हम्म। शेर के अंदर ये, हम्म। और ये हो गया शेयरिंग। ठीक हाँ है, जी। बराबर। हाँ जी। तो इसके अंदर इस पिक्चर को अगर देखें हम, तो हाथ और पैर दोनों का ये पिक्चर है। तो हमारी जो बॉडी है, तो ऊपर हमारा तीन पार्ट हम गिने तो ऊपर आ जाता है हेड, बीच में आ जाती है हमारी चेस्ट, और इससे नीचे आ जाता है हमारा पूरा एब्डोमेन। तो हमारी ओरिजिनल हमारी हाथ की पोजीशन होनी चाहिए ऐसी। ये ऊपर हेड आ गया, ये नेक आ गई, और ये बीच में पार्ट आ गया जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, और ये नीचे का पार्ट पूरा आ गया। इस तरह से हमारी बॉडी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का ऐसा होता हाथ का, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने हमारे मुझे लग रहा है मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है, हाँ, नेचर ने क्या किया, ये जो पार्ट था हमारा यहाँ से, ये इतना पार्ट उन्होंने घुमाकर ये कर दिया। तो ये बन गया हमारा थंब बन गया, और ये जो नेक थी वो नेक यहाँ आ गई, और ये पार्ट आ गया यहाँ पर। तो ऊपर का जो है, तो इसमें हम तीन हिस्से में इसको डिवाइड कर सकते हैं हमारी बॉडी को, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। यही चीज हमारे हाथ में अगर देखा जाए, तो ये बन जाता है हेड, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। पहले हम हाथ को ही समझ लें, पैर को हम बाद में समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी। तो ये बन जाता है हमारा हेड, ये बन गया हमारा फेस, ये बन गई हमारी नेक, और नेक के साथ जुड़ा होता है हमारा चेस्ट का पार्ट। अभी यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है। ये जो नेक आ गई, इसके बाद का जो पार्ट है वो चेस्ट बन जाता है। लेकिन कहाँ तक जाएगा ये चेस्ट, क्योंकि इसके आगे तो फिर बाकी की बॉडी है। तो जो पार्ट घुमा दिया गया, वो यहाँ पर आप जानते हैं हेड और चेस्ट, चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करता हुआ एक पर्दा होता है बीच के अंदर, जो हमारी छाती से बराबर नीचे, जहां से लीवर की शुरुआत होती है। तो उसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। बराबर, मैं आपको थोड़ा खड़ा होके भी दिखा दूं मैं आपको। ये पार्ट देखिए, ये पार्ट यहां से पूरा डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम के दो पार्ट हो गए हैं, क्योंकि इसको अंगूठे से यहां पर इसको मोड़ दिया इसीलिए। तो जो दूसरा पार्ट था वो तो ऐसे ही रह गया, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन तो हमारी यूं थी, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। तो ये जो पार्ट थे हमारा, ये डायाफ्राम के दो पार्ट बन गए हैं। एक चला गया यूं मोड़ के, तो ये बन गई यहाँ पर। सबके हाथों में ये लकीर तो होगी ही होगी, बराबर। साथ ही साथ आपका खुद का भी हाथ आप देखते जाना, तो बराबर आपको दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगी। और दूसरी बात, लेफ्ट हैंड इज परफेक्टली मैच विथ अवर बॉडी, राइट हैंड इज मिरर कॉपी। तो हम लेफ्ट हाथ से हम देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये जो लाइन होती है, जिसको अगर पामिस्ट्री जानते हैं तो इसको क्या कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं, बराबर। ये लाइफ लाइन है हमारी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, दिस इज डायफ्राम, राइट। अगर ये डायफ्राम है, तो फिर चेस्ट में क्या क्या चीजें आती है, लीवर होता है, किडनी होती है, होता है ना चेस्ट के अंदर? नहीं सर। नहीं होता है? क्या होता है? हार्ट और लंग्स ना। हार्ट और लंग्स होते हैं, बराबर। और लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं, लेफ्ट और राइट जिसको हम कहते हैं। और बीच में थोड़ा राइट साइड झुका हुआ हार्ट होता है।
ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये दो ही ऑर्गन आते हैं, लंग्स और हार्ट। तो इसके बाद देखिए बहुत ही इजी है, इतना पार्ट अगर हम समझ लें तो बाकी का सब कुछ इजी हो जाएगा। अभी देखिए दूसरी एक बात है, यहाँ पे जोड़ दूं मैं। देखिए सबका इतना हाथ, हथेली का देखिए इतना हार्ट होता है ना, वो थोड़ा मोटा होता है, ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर डबल ऑर्गन आ गए हैं, क्योंकि अंगूठे को यूं घुमा दिया तो यहाँ पर डबल हो गया। ऊपर जो है वो लंग्स एंड हार्ट है, लेकिन इसके नीचे भी ऑर्गन है, राइट। इसके नीचे क्या है? थोड़ा पार्ट एब्डोमेन का आता है, बाकी का थोड़ा स्प्लीन आती है, पेनक्रियास आता है। वो आगे हम बॉडी को समझेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो इसके नीचे है ये, तो ये मोटा हो गया, डबल हो गया। देखो वर्ड का कोई साइंस ये चीज नहीं समझा सकता है कि ये डबल ऐसा क्यों है मोटा, लेकिन नेचर ने कोई गलती नहीं करी है। तो अभी हम इसकी बात करें, अब डायाफ्राम से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, अबाउ द डायाफ्राम। इसके बाद कुछ नहीं करना है, मैच विथ योर बॉडी। बस मैच विथ कैसे करेंगे? ऐसे हेड के बाजू में हेड रखते हैं खुद के, ऐसे नहीं, ऐसा। अच्छा, ऐसे। क्योंकि हमारा चेहरा है ना, ये चेहरा है, ये हम्म, आगे का पार्ट है, जी। ये पीछे का पार्ट है। तो हम जैसे बैठे हैं तो मेरी बाजू में मेरा चेहरा आ गया, हम्म, और मेरी गर्दन के बाजू में मेरी गर्दन आ गई, और ये आ गया चेस्ट का पार्ट। इसके अंदर लेफ्ट लंग आ गया, फिर इसके बाजू में राइट आ गया, बीच में हार्ट आ गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में उसी टाइम 1 मिनट में बैठ जाएगा। सबको समझ में आ गया इतना? हाँ करो। हाँ यस जी, सर। प्लीज। यस सर। यस सर, हाँ जिसको जी, समझ हाँ जी सर। जिसको भी समझ में नहीं आए मुझे उसी टाइम रोक लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरी गलती है समझाने की, ठीक है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो बराबर दिमाग में बिठा दे, बराबर। तो ये हो जाता है। अभी इसमें बात करते हैं, देखिए आगे का पार्ट होता है हमारा कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट है पार्ट पूरा। पीछे का पार्ट देखो कैसा होता है? मजबूत होता है, राइट। आगे हम जोर से नहीं मार सकते, पीछे मार सकते हैं। अभी अभी इस हाथ को और अलग तरीके से देखो आप। हर एक उंगली में देखिए कितने कितने जॉइंट है, 3 जॉइंट, 3 जॉइंट, 3 जॉइंट, 3 जॉइंट। थंब में कितनी होती है? 2 ही होती दो। है। दो दो। ही। दो। अभी देखो गर्दन में, एक एक। और दो, दो। और हाथ में 1, 2 एंड 3। शोल्डर जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, ये 3 हो गए। इस हाथ में भी 3। इसी तरह से हम लेग की बात करें तो लेग में भी 3 होता है। 3 पार्ट है, नी आ गया, ऊपर थाई आ गया, और नीचे एंकल जॉइंट आ एंकल गया। जॉइंट्स। तो और दूसरी बात, हम हाथ और पैर को मोड़ क्यों सकते हैं? क्यों मोड़ सकते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा स्किन राइट। यहाँ पर दी गई है। पैर में भी हमारे देखो नी में ऐसी रहती है, एल्बो हमारे ऐसे देखें तो मोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा स्किन नहीं दी होती तो हम हाथ को मोड़ नहीं सकते थे। तो ये भी है। अभी हाथ को एक ही और मोड़ सकते हैं, पैर को भी एक ही दिशा में ले जा सकते हैं, तो उंगलियों की भी देखो एक ही साइड जाएगी, हम्म, पीछे नहीं जाएगी। ये हम्म, पीछे थोड़ी ऐसे कर सकते हैं हम हाथ पकड़ के, लेकिन पीछे पूरी जाएगी नहीं। और इसके साथ दूसरा, हाथ हमारे दूर दूर है, एक इस साइड है एक इस साइड है, लेकिन लेग देखो तो लेग जॉइंट। बस बाजू बाजू बस। में, लेग बाजू बाजू में। तो ये बाजू बाजू में जो है वो लेग हो सकते हैं, और ये दोनों हाथ हो सकते हैं। हम्म, अगर हमारी पोजीशन देखे जाएं, जो मैच विथ योर बॉडी की हम बात कर रहे थे, अबाउट द डायाफ्राम की, अबाउट द डायाफ्राम की हमने बात करी, तो हमारे चेहरे के बाजू में हम चेहरा रख रहे हैं, गर्दन की बाजू में गर्दन, चेस्ट की बाजू में चेस्ट। लेकिन शुरू में ही जो मैंने कहा कि डायाफ्राम के पार्ट हो गए दो, एक आ गया पार्ट यहाँ पर और दूसरा रह गया यहीं पर ओरिजिनल। अभी मैं खड़ा रहकर मैं दिखाऊं आपको, तो ये
अभी ये हमारा डायाफ्राम है। इस डायाफ्राम के बाजू में ये मेरा डायाफ्राम रख दूं मैं, बिल्कुल पास पास में एक ही लाइन में। तो अभी ये जो पार्ट हो गया एब्डोमन का, ये मेरा पूरा एब्डोमन जो है वो यहाँ पर आ गया। समझ में आ रही है बात? जी। जी सर। तो क्या होगा, रूल क्या होगा इसके अंदर, जब अबाउट द डायाफ्राम की हम बात करते हैं तो हाथ की पोजीशन रह जाएगी यूं, अंगूठा ऊपर। अगर बिलो द डायाफ्राम चेक करना है तो हाथ की पोजीशन हो जाएगी यूं, उल्टी, नीचे। बराबर, ये पैर आ गया। बराबर। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अभी मान लो किसी को राइट साइड में पेट में दर्द है तो इसकी राइट साइड मतलब ये पार्ट, अगर किसी को लेफ्ट में दर्द है तो इसकी लेफ्ट साइड, अगर किसी को बीच में दर्द है तो ये बीच का पार्ट। जहां पर बॉडी के अंदर पेन होगा तो उसी जगह पर हाथ में भी दर्द होगा। अगर चेस्ट की हम बात करें, मान लो किसी को गैस के कारण चेस्ट के अंदर अनइजी लग रहा है, तो हम जैसे ही हल्के हाथों से चेस्ट के पार्ट को हम मसाज करेंगे, उसी टाइम आपको रिलीज, गैस जो बना होगा रिलीज हो जाएगा, डकारें आएगी और एकदम चेस्ट हल्की हो जाएगी। अगर गैस भी चढ़ा होगा जिसके कारण हो सकता है बीपी भी कभी हाई हो गया हो, तो वो बीपी भी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे किसी को गर्दन में कुछ इरिटेशन लग रहा है, जैसे मैंने कल पानी और कहीं परसों अहमदाबाद था, पानी पिया तो सांस नली में चला गया। बराबर। अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे शब्द नहीं मालूम। बराबर। तो उसी टाइम पर ये गले को मैंने यूं मसाज दे दिया नीचे की ओर, तो पानी अंदर से नीचे उतर गया, ठीक हो गया मैं। अगर किसी को ओके। वॉमिटिंग आती है या ट्रैवलिंग में किसी को वॉमिटिंग होती है तो ये पार्ट को ऐसा मसाज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ स्टमक को भी। अभी स्टमक कहाँ आएगा वो हम थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। अभी बॉडी के बारे में ज्यादातर आप लोग जानते होंगे। बराबर। राइट साइड में क्या क्या आता है? राइट साइड में ये हमारा एब्डोमन, यहाँ पर क्या कौन सा ऑर्गन आएगा? लीवर। लीवर आएगा, वेरी गुड। और लीवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। बराबर, मैं उसको बड़ा भाई कहता हूँ। और जो बड़ा भाई होता है उसकी दादागिरी घर में चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। जी सर। उसकी ही चलती है, छोटों को तो दाद नहीं देता, वो समझता ही नहीं है कुछ। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जब जब इम्बैलेंस की शुरुआत होती है तो वो लीवर से होती है, ठीक है। क्यों होती है वो आगे मैं समझाऊंगा। तो राइट साइड में लीवर आ गया, उससे थोड़ा छोटा नीचे एक जुड़ा हुआ ऑर्गन है जिसको कहते हैं गॉलब्लैडर। और फिर स्टमक आ जाता है बीच में, हम जो मुंह से खाते हैं वो सीधा फूड पाइप के जरिए सीधा स्टमक में जाता है। बराबर। और लेफ्ट साइड आ जाता है दो ऑर्गन, एक आती है स्प्लीन और उसके थोड़े नीचे आ जाती है पेनक्रियास, पैंक्रियास। ठीक है। और हम्म। यहाँ से स्टमक से फिर आगे जाएं तो डिओडम आता है, जहां पर जाके वो इंसुलिन नामक बाइल हॉर्मोन्स वहां जाकर मिलता है, शुगर का वहां पर डाइजेशन होता है। फिर उससे नीचे थोड़ा जाते हैं तो जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन आया हुआ है हमारी जो नाभि होती है उसकी चारों ओर। और बीच में ये ऑर्गन आ गया नाभि के बाजू से थोड़ा नीचे से बड़ी आंत में, दिख रही है, मेरा हाथ दिख रहा है ना? नहीं सर। ये दिख रहा है अभी, ये घुमा रहा हूँ। हाँ। ये हाँ लार्ज दिख। इंटेस्टाइन देखो यहाँ से ऊपर जाता हुआ पूरी बॉडी को, यहाँ से पूरे एब्डोमेन को कवर करता हुआ नीचे की ओर पीछे एनस की साइड में चला जाएगा। और ये देखिए, ये जो है ये ब्राउन कलर दिख रहा है, वो आ गया लीवर। और ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ा। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अंगूठा घुमाने के कारण कुछ ऑर्गन नीचे चले जाते हैं, दिखते नहीं है। बराबर। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। और ये दो पैरों के बीच में पीछे के साइड में एनएस का पार्ट चला जाता है।
और इसमें दिखा दिया है, देखो ये देखा स्टमक, ये स्टमक है, ठीक है। और इसके साथ जोड़ा हुआ छोटा सा ऑर्गन देखो यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, और वो है हमारा गोल ब्लैडर। हम्म, और स्प्लीन आ जाती है इस साइड, इसके नीचे आ जाएगी स्प्लीन। और कोई पिक्चर आएगा तो मैं आपको स्प्लीन उसमें दिखा दूंगा। और ये नाभि की चारों ओर ये आई हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इससे थोड़ा नीचे जाएं तो आ जाती है क्या, लेडीज हो तो दो ओवरी आ जाती है यहाँ पर। और फिर आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। और आगे के साइड में इतना ही है। क्या और कोई ऑर्गन रह गया? किडनी सर। किडनी कहाँ आती है बोलिए? हमारी बॉडी में किडनी कहाँ है, कोई बताए पिक्चर में? बैक चलो, साइड पे आती है, बैक हाँ, वाला। पीछे साइड आती है। पीछे साइड आती है। बराबर। पीछे हम्म, कहाँ पे आती है? जो जहां हमारा वो हिस्सा, ये हिस्सा, ये रही किडनी। और कहाँ आती है देखो, इसकी पोजीशन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी नाभि हो गई, ये नाभि, नाभि से बराबर पीछे की साइड में किडनी है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पोजीशन किडनी की। ठीक है। हाँ, अभी हम शरीर को तो हमने समझ लिया, आगे का पार्ट तो हमने समझ लिया। अब पीछे की बात करें। पीछे की बात में ये देखिए, अंगूठा दिख रहा है आपको हिलता हुआ? ये जी हमारा फेस है, ठीक है। तो गर्दन, अगर आगे ये फेस है हमारा, तो पीछे की साइड में क्या हो जाएगी, गर्दन हो जाएगी। जी। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया ये। और यहां से हमारा स्पाइन चालू होती है, देखिए। ये स्पाइन कहाँ तक जाती है? डायाफ्राम तक। डायाफ्राम कहाँ है? ये रहा डायाफ्राम का पार्ट, ठीक है। तो ये डायाफ्राम का पार्ट है, तो ये पीछे के साइड में आपके हाथ में देखिए खड्डा होगा यहाँ पर, सीधी लिटी में। अगर इसको सीधी लिटी में हम लें, यहां से लेते 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 यहां पर आ गए, तो ये आ गया। सबके हाथों में सब देखते रहना, ढूंढते रहना, हाँ? ये बहुत ही काम का है। अगर आपने और कुछ आगे नहीं सीखा, खाली ये सब सीख लिया ने, तो भी कोई भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हो घर पे बैठे ही। ये आ गया। अब ये क्या है? ये सर्वाइक थोरेसिक का 8 नंबर का मणका है। अच्छा। शुरू में आता है सर्वाइकल के 7 मणके, उसके बाद स्टार्ट होगा थोरेसिक। थोरेसिक का 8 नंबर का मणका। अगर बैक में हमारी बात करें तो बैक में वो कहाँ आएगा? ये हमारा जो देखा हमने, ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम के पीछे के साइड में अगर आप झुकेंगे तो एक मणका बाहर निकलेगा यहाँ पर, वही आपका T8 है। बराबर। ये इसीलिए हम्म। इंपॉर्टेंट है कि स्पाइन के अंदर जब आपको डायाफ्राम से ऊपर के पार्ट में दर्द होता है, तो आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतने पार्ट में ही वो आपको दर्द मिल जाएगा। फिर आपको अंदाजा लगाना है, गेस करना है कि कहां पर एग्जिट आता है। अब मान लो किसी को सर्वाइकल में ही है, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा सर्वाइकल। और अगर उससे थोड़ा नीचे है, तो इसको ढूंढने का इजी तरीका कौन सा है? एक पतली बॉल पेन ले लो, और उससे यहां से सर्वाइकल है तो यहाँ पे खाली घुमाना चालू करो, तो आपको पता चल जाएगा यस, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अनबेरेबल पेन आ रहा है। तो ट्रीटमेंट क्या हो गई? खाली घुमा दो, सर्वाइकल ठीक हो गया। वेरी इजी। कोई डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे एमआरआई कराने की जरूरत नहीं है। फिर अगर उससे थोड़ा नीचे है, तो ये पूरा घुमा लो, कोई नुकसान तो है नहीं इसमें, कोई इसकी साइड इफेक्ट नहीं है, पूरा घुमा लो। अगर घर पे ऐसे ही बैठे हो तो भी रात को सोते वक्त ऐसे ही थोड़ा घुमा लो तो फ्रेश हो जाओगे।
खास करके लेडीजों को जो घर का कुछ काम करके अगर ये सब पीछे के दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या सर्वाइकल में पेन होता है, तो ये घुमा लो खाली, कुछ सोचना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, आहा उहू नहीं करना है, खाली घुमा लो सर बस। बहुत पेन आ रहा है। किसको आ रहा है? गीता, आ, गीता बंसल है। हाँ सामने जी। आ जाइए, नमस्ते सामने आ सर। जाइए। गीता सामने। बंसल को नमस्ते सर। हाँ। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैम, गुरु मैम। ये हाँ। गीता बेन कहाँ है ये? हाँ, गीता बंसल। हाथ खड़ा कर ले बेटा। हाँ ओके बराबर है। मैम। हाँ मतलब आपको गर्दन में पेन होगी ही। हाँ जी, मुझे लेफ्ट साइड में है सर, बहुत ज्यादा। लेफ्ट अभी साइड में देखो, गर्दन से पूरा नीचे तक। अभी देखो, ये थोड़ा इसमें चेंज हो सकता है। अभी मैं कैसे दिखाऊं, मुझे घूम कर। अगर थोड़ा घूम सकता हूं मैं पीछे का जो, अभी देखो, ये बीच में अगर पूरा है, स्पाइन से कनेक्टेड है, तो बराबर है ये चीज। अगर थोड़ा साइड में शोल्डर की साइड जा रहा है, हम्म। तो इसका कारण थोड़ा अलग हो सकता है। आप बताइए सेंटर में ही है या थोड़ा साइड में है? नहीं सर, साइड में है, शोल्डर की तरफ हाँ है ये। लेफ्ट बराबर। शोल्डर की तरफ आ रहा है, हाँ जी। हाँ तो उसको शोल्डर ब्लेड कहेंगे हम, जानती हो शोल्डर ब्लेड? हाँ जी हाँ जी, शोल्डर ब्लेड से नहीं, ये जो शोल्डर का जॉइंट है ना सर, हाँ। लेफ्ट शोल्डर का जॉइंट, अभी देखिए यहाँ पे वहां बीच पे। में बात निकली है तो मैं बता दूं, इसमें दो बातें हैं। अभी देखिए, आप ये हाथ को, मैं कैसे दिखाऊं, सर, अगर मैं ये थोड़ी हाथ को देर यूं के करता लिए हूं ना। अगर हाँ। शेयरिंग रोक दें तो फिर मैं आपको पिन कर देती हूँ। शेयरिंग रोक दें? शेयरिंग कहाँ गया? स्टॉप स्टॉप कर दीजिए थोड़ी देर के होने लिए, तो मैं दो आपको मुझे, पिन कर शेयर देता हूँ। कहाँ है? ये शेयरिंग हो गया तो ये स्टॉप कहाँ गया? अभी इसमें कहाँ पे आता है मुझे नहीं स्टॉप मालूम। शेयरिंग। अब ये कहाँ लिखा हुआ आता है? ये शेयर, वहीं शेयर के पास ही आएगा सर। शेयर सेटिंग, स्टॉप का तो मेरे में ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ये तो अच्छा। शेयर ही आ रहा है बारंबार। ओके। अच्छा मैं एक काम करूं, बाहर से वो बंद कर दूं तो हो जाएगा ना? ये भी नहीं हो रहा है। हो गया? ओके। नहीं, हाँ, ये बंद हुआ। मैं एक मिनट स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। प्रेजेंटेशन बंद हो गया, खाली वो शेयरिंग नहीं स्टॉप हुआ है। अच्छा, एक मिनट। मैं मुझे लगता है मिनिमाइज करने से भी काम चल जाएगा। ओके। मिनिमाइज करने से, हाँ, मिनिमाइज कर दीजिए सर। तो मेरे में तो नहीं आ रहा है, आपका ही चेहरा आ अभी रहा है सामने। अच्छा। ओके। आप में दिख रहा है क्या अभी भी? ओ, कुछ गड़बड़ हो अभी गई लगती शेयरिंग है। स्टॉप हो गई। अभी शेयरिंग स्टॉप हो गई, अभी पिन कर दीजिए मैंने। अच्छा। शेयरिंग बंद हो गई जी। हाँ। शेयरिंग बंद हो गई है। अभी आ रहे हैं। ओके। सर, आप पिन कर लीजिए खुद को। सर, पिन ही मैं होंगे। तो, मुझे दिख ही नहीं रहा हूँ, ये रहा। ये हो गया तो मैं हो गया। मैं भी कहीं स्टॉप वीडियो कंफ्यूज हो मोर गई पिन, शायद। ये पिन हो गया। मैम हाँ ठीक सारे है। अपने अपने में पिन करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक हाँ, है। सब अपने में पिन कर लो, चलो ऐसे भी चलो ठीक है। अभी देखिए, ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी तो नहीं कहूंगा लेकिन इम्बेलेंस है। देखिए अगर ये पीछे की साइड, अगर मेरा ये सर्वाइकल है पूरा, ये C7 तक, ठीक है। अगर यहाँ पर दर्द है तो वो बॉल पेन घुमाने से ठीक हो जाएगा। हम्म। लेकिन अगर अगर ये मेरा कंधा है, पीछे ये मेरी हड्डी है जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, देखिए ऐसा करेंगे तो हड्डी बाहर निकलेगी, देखो। ठीक है, सब करके देख लो, हड्डी बाहर निकलती है पीछे जी। के साइड। उसकी बराबर बाजू में एक ये दूसरा मेरिडियन जाता है, वो प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा होता है लोगों को। अभी जो ये हम्म। बच्ची पूछ रही थी, उसको ये पूछो कहाँ गई, बताओ तो मुझे। उसको यहाँ गीता। पर हो रहा है दर्द, सर ये रही। ये। हम्म। हाँ जी सर, वहीं पर है, वहीं पर है जहाँ बता रहे हो, वहीं अभी है। देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दुनिया में आज जितनी बीमारियां फैल रही है उसमें आप ऐसा लिख लो, 90% इसका रोल है। चाहे कैंसर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, कुछ भी हो, हम्म। इम्बैलेंस की शुरुआत यहां से होती है। बराबर। और बहुत ही छोटी मामूली बात है ये, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस बनता है तो वो गैस यहां जाकर निकलता है, इस जगह पर।
सर जैसे अभी मैंने पेन घुमाया है ना, तो पूरे हाथ में मुझे पेन होना शुरू हो गया। हाँ बराबर है, इसका मतलब और एक हुआ, मैं बताता हूँ मैं, चलो, क्योंकि आज ट्रीटमेंट भी कर देता हूँ अभी, ठीक है मैं, चलो। हाँ तो मैम मेरा भी इसी से रिलेटेड है कि मेरा फ्रोजन शोल्डर है राइट। और हाँ, हाथ बहुत ऊपर नहीं पेन जाता है है। सर उसमें। बिल्कुल पीछे अब तो बिल्कुल भी नहीं जाता है सर। और ये इतना हिस्सा मेरा बहुत पेन करता है। और ये हाँ, अभी और पूरी देखिए, शोल्डर प्लेट मुझे भी सेम सेम प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादातर ज्यादा है, वही लोगों को प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा है ये। और ये बहुत छोटी सी बात है, और मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। वो क्या होता है मैं समझाता हूँ, चलो पहले ये बात पहले क्लियर कर लूँ पूरी। मैं बीच बीच में अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट जाए तो मुझे याद कराना। हाँ, तो ये जो पार्ट है वो कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन के साथ कनेक्टेड है। जब कभी जब कभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गैस बनेगा, तब दर्द है दो जगह पर निकल सकता है, या आगे या पीछे। नॉर्मली ज्यादातर किस्सों में वो पीछे ही निकलता है, लेकिन अगर आगे आ गया तो क्या करेगा, बीपी हाई कर देगा। हार्ट। अच्छा। और हाँ जी एकदम, सर, इस टाइम बीपी भी बहुत हाई जा रहा है मेरा, जबकि कभी नहीं हुआ। वो सही बता रहा है बिल्कुल। ये यस कौन सर। बोल रहे हैं, नाम बोल वही रहे बोल हैं रहे आप? गीता। गीता ना? हाँ बराबर है। हाँ बराबर, जी। ठीक है, चलो। देखो, आज बीपी का भी इलाज बता देता हूँ, चलो ठीक है, साथ में चलो। इसमें जब बीपी आगे, अरे सॉरी, गैस आगे से चढ़ता है। आगे से बोले तो कहाँ से? यहाँ से, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी ये गैस नॉर्मली पीछे जाता है यहाँ से, लेकिन अगर आगे से चढ़ा तो हार्ट को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेता है और बीपी हाई होने लगता है। और अगर वही गैस बहुत स्पीड से आया तो अटैक आ जाएगा। हार्ट को एक बात हमेशा के लिए आप गांठ बांध कर रख लो, हार्ट को कभी कुछ नहीं होता है। हार्ट को जो नुकसान करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है ये। बराबर। आज आप लोग कितने लोग हो, 50 जने हो यहाँ पर? हाँ जी सर। हाँ, उसमें लग रहा है कि मुझे महिलाओं का प्रतिनिधित्व है ये, महिला ज्यादा है। सर और फ्रोजन इसमें शोल्डर ठीक होता है क्योंकि इतनी फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी कोई आराम नहीं आता। इसका सर कारण क्या है? हाँ हाँ जी बेटा सर, बोलो। क्या स्पॉन्डिलाइटिस भी इसी से रिलेटेड है? अगर बीच में ऐसे गुट्टा सा हो जाए और गर्दन अकड़ जाए, राइट लेफ्ट ऐसे ना घुमा सके, तो क्या वो भी इसके थ्रू ठीक कर सकते हाँ, हैं अपन? यस, लेकिन थोड़ा ज्यादा है वो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको श्योर समझाऊं सर, तो जी थोड़ा सर। समझ में आएगा आपको, नहीं तो जी सर। ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अ, हम बात कर रहे थे। हाँ जी, वो गैस की वर्जन। स्मॉल इंटेस्टाइन से हाँ आगे की तरफ चढ़ती है या पीछे से आती है? या जी। पीछे से आती है। जी। बीपी जी। आगे से चढ़ी तो हम्म। बीपी हाई करेगी। जी। कभी किसी को ज्यादा स्पीड से चढ़ी तो अटैक जी। भी दे सकती है। जी। और पीछे के साइड से शुरू में अगर थोड़ा ही दर्द होता है, कभी कभी जी। थोड़े में ही रह जाता है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है वो गैस, जी। तो खाली वहां पर उस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ज्यादा दर्द होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। हम्म। आप वहां से हाथ घुमाएंगे ना तो पता चलेगा कि यस, ये एक ही पॉइंट पे उंगली टच करने से भी दर्द होगा। बिल्कुल तो सर होता है। हाँ, वो जी एक ही सर। पॉइंट ज्यादा रहेगा। हम्म। और अगर वो आगे बढ़ा तो फिर हाथ में इसकी इफेक्ट आती है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। हाँ। हाथ को ऊपर करने में तकलीफ आती है, कभी कभी हाई हाथ में यूं होने लगता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होता है। फिर आगे बढ़ा तो हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ होती है। कभी कभी इसको हाथ को पीछे जाने में तकलीफ होती है, लेकिन उसके साथ और भी दो तीन बातें जुड़ी हुई है। पीछे नहीं जाता है हाथ अगर, तो उसके साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा। तो अभी इसका इलाज, अभी इलाज क्या? ये करने से तो आपको थोड़ी रिलीफ तो आएगी, क्योंकि उसकी कुछ नसें, टिश्यूज यहाँ से भी फूटते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ।
लेकिन रूट कोज जो इसका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भारत माता की जय बोलो तो हो जाएगा। भारत माता भारत की माता की जय। जय। अरे सबको नहीं बोलना है, जिसको तकलीफ है उसको। भारत माता की माता जय। की भारत माता जय। की जय। भारत कैसे? माता की की जय। जय। भारत माता की भारत जय। माता माता की की जय। जय। भारत माता नहीं की देखो, जय। हर एक चीज जो होती है ना वो ऐसे समझाई या सिखाई जाती है जो हमेशा के लिए याद रह जाए। याद रखना। अभी भारत माता से वैसे हमें कोई डायरेक्टली इस सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपना ट्रीटमेंट का एंगल देखते हैं। ठीक है। अभी देखो, जिसको ये फ्रोजन शोल्डर और ये जो पीछे वाली बैक पेन वाली प्रॉब्लम है ना, उसको क्या करना है वो पहले समझ लो आप। देखिए, पहले मेरा हाथ में करके बताता हूं आपको। देखिए, अगर मेरे मान लो कि राइट हैंड में तकलीफ है तो राइट हैंड से या इनकलाब जिंदाबाद या भारत माता की जय ऐसा कुछ, मतलब ऐसे झटका देना है, ऐसे। जिस हाथ में तकलीफ है उसी हाथ का। हाँ, अभी देखो, खाली मैं यूं करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन झटका आना चाहिए क्योंकि यहां से नर्व छूटी पड़ जाएगी। ठीक है। अभी गीता बेन थी, कहाँ गई गीता बेन? हाँ हाँ, ये गीता रही जी। सर। अभी आपके पास ब्लू मार्कर। अच्छा, एक और काम करना है आपको गीता बेन। हाँ जी। आपकी हथेली को चेक करना है यूं। गर्म है या ठंडी है? गर्म होनी तो चाहिए। गरम है। हाँ, गरम गर्म है। ही होनी चाहिए। और हाँ जी। हाँ, घर में आप गुस्सा भी ज्यादा करती होंगी। अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है हाँ, आजकल। बराबर है। पेशेंस लूज हो रखी है। बराबर है। इरिटेशन बढ़ रही है। तो खाली ब्लू कलर के 3 डॉट करने हैं, देखो। अभी आपका ठीक हो जाना चाहिए। एक डॉट यहाँ पर मेरे हाथ में मैं करके दिखाऊं या तो? मिल रहा है। हाँ, आप भी लेके और मैं भी पेन उठा लूं। बारिश को नहीं। ओके। ये ऐसी 2 उंगली बनाकर आप सब अपनी डायरी में लिख लो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 3 डॉट दुनिया की 75% बीमारियों को ठीक करता है। सर ये फिंगर के नकल पर है बिल्कुल चाहे उसकी। फिर वो हाथों का प्रॉब्लम हो, कोई भी वायरस आया हो, चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, डेंगू का बाप हो, दुनिया का कोई भी वायरस, सर ये वापस 3 डॉट करने से ठीक होता है। आप लिख लो ये बात, देखो। लिख लिया? अब मैं थोड़ा पानी पी लूं। हाँ जी। सर 1 मिनट। पानी तो पीने दो। मैम क्या ये ठीक जगह लगाया है मैंने? नहीं। थोड़ा गड़बड़ लग गया लग रहा है इस वाले में। बिल्कुल दिखा। हाँ। ये मेरा गड़बड़ हो। साइड में हो। हाँ, थोड़ा साइड। इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर इंडेक्स पे फिंगर लगे के हैं। बिल्कुल साइड में, हाँ, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे, मिडल और वो फिंगर उसके एक बीच अंदर में की और एक तरफ साइड है में। ना? जब कोविड आया हाँ। था, हाँ जब जी। कोविड आया था, मैंने खाली इसमें से 1 डॉट करके सब लोगों को 5 मिनट में ठीक किया है, खाली 5 मिनट में।
सर ये बिल्कुल नकल पे है, जहाँ वो हड्डी मुड़ता है उसी जगह पे है बिल्कुल। वो थोड़ा सा इधर है। क्यों, हाँ। जॉइंट के ऊपर तो ये होगा नहीं ना बराबर, हाँ, क्योंकि थोड़ा स्किन ऊपर इधर है। होती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर नीचे है। किया है, देखिए। थोड़ा नीचे है। हम्म, ठीक है। हम्म। थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे है। अभी एक्चुअली ये है क्या, वो आगे की बात है। मेरिडियन जब आप सीखेंगे तो एनर्जी को सीखेंगे, तब आपकी समझ में ये डॉट की कीमत पता और इधर चलेगी। दिखेगा। और एक बात समझ लीजिए, एक डॉट, ये एक डॉट मतलब डॉक्टरों के 100 इंजेक्शन। आप लिख लो बात, एक डॉट अगर मैंने किया और डॉक्टर 100 इंजेक्शन मारेंगे तब को आपको वो रिजल्ट आएगा, और वही रिजल्ट आपको एक डॉट करने से आएगा। तो ये 300 इंजेक्शन की ट्रीटमेंट हो गई यहाँ। वाह। और जिसको गीता बेन को आपने ट्रीटमेंट कर ली हो तो हाथ दिखाइए आपका, हो गई बराबर? हाँ कर रही है। दिखा। 1 मिनट में इसको उसको करती हूँ। आप देख लो, मुझे तो दिखेगा नहीं, आप नहीं देख लो। नहीं, मैं इसको पिन करके। हाँ, तो देखिए उसमें मैम। हाँ आप हाँ। उसका रिजल्ट बताइए मुझे। अभी देख दर्द। अभी सर जो पहले पेन हो रहा था ना बहुत ज्यादा, वो एक तो हाँ उससे भी गया जो आपने ऐसे करवाया था झटका। हाँ हाँ और दूसरा इससे भी अभी मुझे रिलीफ लग रहा है। हाँ हाँ। वाह। जो मुझे हैवीनेस भी फील हो रही थी इस साइड, वो कम हो गई है। कम हो गई ना। अभी देखो इसमें हाँ दूसरी एक जी। बात होती है, अभी हाथ भी आपके थोड़े ठंडे पड़ गए होंगे। जब हाथ एकदम नॉर्मल हो जाए तो समझ लेना कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हो। और एक दूसरी बात, घर वालों को भी शांति होगी क्योंकि आपका गुस्सा झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एक दूसरी बात यहाँ पर आती है, आपको पूरा समझ लेना जरूरी है। अभी यही चीज क्या है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए सब कुछ वेरीफाई हम नहीं कर सकते, वरना इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को सुलाया जाता है, सुला के, बिना तकिए से सुला के, और नाभि की दोनों साइड पर दबाकर चेक करना पड़े, वहां राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जहाँ जिस हाथ में भी आपको दर्द है या था, वहां पर आपको पेन मिलना चाहिए। अभी इसके साथ 2-3 घटनाएं और घटित होती है, जब मैं पॉइंट निकला ही है तो पूरा बता देता हूँ, पर फिर आगे जाके भूल जाएंगे हम। वो जहां पर दर्द होता है राइट या लेफ्ट साइड में, वहां से बराबर किडनी की मेरिडियन पास होती है। और हम्म। इसीलिए वहां पर किडनी को भी थोड़ा डैमेज चालू हो जाता है। बहुत बहुत साल निकलने पर किडनी में कुछ न कुछ इम्बैलेंस आ जाती है। सर सर जैसे इस मुझे वाले पॉइंट के बाद डाइट। मुझे जो नीचे पेन आ रहा था ना बैस में, स्पाइन में जो नीचे पेन आ रहा था वो भी कम लग रहा है मुझे। नीचे की तरफ एक वेरी पेन गुड। आ रहा था मुझे स्पाइन में, एकदम नीचे जो आप 8 नंबर बता हाँ रहे थे हाँ हाँ। वहां पे। तो इसके बाद मुझे वहां भी रिलैक्स फील हो रहा है। वेरी वाह। गुड। अभी बहुत क्या बढ़िया। होता है समझिए इसमें। सर मुझे जो राइट शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर है, तो वो मतलब 1.5 साल से है। तो उसकी वजह से अब मुझे लेफ्ट साइड, यहाँ किडनी साइड पे पेन कभी कभी महसूस होता है। पहले तो आप कौन, लीना बेन बोल रही हो? चंचल। अच्छा बोल। चल, ठीक है, हाँ, चलो, चेहरा तो आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाथ खड़ा लेकिन करो बेटा। हाँ, लेकिन मैं क्या चेहरा होगा, दिखाती हूँ। मैं काम करूं, मैं ये सारे चंचल। पार्टिसिपेंट का लिस्ट आ गया नहीं। मेरे सामने। इसको पिन कर। कोई बात हाँ। नहीं। चलो, अभी उस हाथ को आपने झटका दिया अभी? हाँ जी। हाँ किया? जी। हाँ हाँ जी। जी। अच्छा, आपको उसमें से कट आवाज आई एक बार? वो तेज झटके की वजह से पेन ज्यादा हो जाता है। पेन ज्यादा हो तो दूसरा स्टेप, चलो, जब ऐसा हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो एक दूसरा स्टेप पे हम जा सकते हैं। अभी आपका कौन सा, राइट हैंड में तकलीफ है या लेफ्ट में? राइट सर, राइट। ओके, तो फिर आपका राइट हैंड ऐसे लंबा करो, बराबर। मेरा हाथ दिख रहा है ना बराबर? हाँ जी। हाँ। अभी ये देखो, यहाँ पर जॉइंट है, हड्डी है, ये अंदर की साइड हम्म, हम्म, मिल गई। हाँ जी। हाँ जी। अभी इससे थोड़ा नीचे आपको यहाँ दबाइए,
यहाँ पर आपको बहुत पेन होना चाहिए। यस सर। है हाँ जी। अभी उसको, लेकिन जगह देखना बराबर है, आपने गलती करी तो और कुछ हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पे है। ये अभी देखो इसको, यूं ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे थोड़ा मसाज करो। फिर ये बहुत जो मैं बता रहा हूँ फिर वो रोज करना है थोड़े दिन, जब तक आप ठीक नहीं हो जाओ। अगर बहुत पेन है 100% सर। आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर मुझे मैसेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस बहुत टाइम पर पेन है। और भी साथ में कोई प्रॉब्लम जुड़ा हुआ हो। हाँ, किया मसाज आपने? हाँ जी सर, बहुत पेन है उसमें। हाँ करो, थोड़ा करो, फिर बताओ कि कितना कम हुआ, फिर पूरी रिलैक्समेंट कितना आया। आप 1 मिनट करो, आधी मिनट में मैं आऊं मैं। मैं एक सवाल और था कि कई बार पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि नसों पे हाथ फेरो तो गठान 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 हो गई है पूरे में, मल्टीपल। तो उसके लिए भी कोई अपन ऐसा कर सकते हैं क्या मैम? अभी सर आएंगे, अभी बताना उनको, वो भी बता हाँ, देंगे कि गठान क्यों होती हैं और क्या कारण है, पूरे हाथ पैर शरीर अवरोध क्या सब है। तरफ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो बिल्कुल बताएंगे। ये प्रश्न संभाल के रखना। जी जी हाँ जी, कितना रिलीफ हुआ अभी? तो थोड़ा तो हल्का हुआ है। और लेकिन साथ में ब्लू डॉट किया? हाँ जी सर, किया। अच्छा, हाथ गर्म है कि ठंडे हैं? हथेली तो गर्म ही रहती है सर मेरी। हाँ तो ठीक है, ये ट्रीटमेंट तो फिर ठीक है, लेकिन इसके साथ दूसरा भी बता दूं जो अभी आप नहीं कर सकोगी। हम्म। क्लास पूरा हो जाए भी जब पेट खाली हो तभी बिना तकिए से सो जाना है बेड के ऊपर, और 30 डिग्री पर पैर को ऊपर उठाने हैं दोनों को एक साथ। ये पैर है, दोनों को एक साइड ऊपर उठाने हैं 30 डिग्री। वो जितना पकड़ सकती हो उतना पकड़ना, ये 2-3 बार कर लिया, उसके बाद फिर चेक करना। जी सर। ठीक है, तो वो पैर ऊपर करने से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की नसें खींचेगी, ज्यादा देर हम पकड़ नहीं सकते हैं उसको, तो वहां पर जो गैस थोड़ा बहुत भी अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जहां जो चीज अटक जाती है तो वो वहीं पे रहती है, कोई गोली से नहीं निकलती वो। तो पैर ऊपर करने से नसें खींचेगी तो हो सकता है उस टाइम पर आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो फिर जब दूसरा क्लास करेंगे, जब भी मुझे नहीं मालूम है क्या प्रोग्राम है, तो उस टाइम पर आप ये आपके जो रिजल्ट है वो बताना। नहीं तो फिर अगर जरूरत पड़े तो मुझे फिर वीडियो कॉल करके हम ट्रीटमेंट अलग से करेंगे कुछ। नहीं, हम तो सर चाहते हैं कि आप हमें सब कुछ सिखाएं और हम लोग और तो आप तैयार लोगों हैं। को आपके जी क्लास के अंदर मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मल मेथड है ना सिखाने की, उसकी जगह पर हम ऐसे ऐसे केसेस जिनको जिनको तकलीफ है ना उनके लेते जाएं और सीखते जाएं हम, तो ज्यादा याद रहेगा आप लोगों को। क्योंकि खाली मैं थियरी बोलता जाऊंगा तो हो सकता है आपको याद नहीं रहे। दोनों चाहिए सर, दोनों हाँ तो चाहिए। दोनों करते जाएं हम जी साथ में। जी 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 ठीक जी है। जी। हाँ, तो तो ये तेरा पॉइंट आप याद रख लेना, बिल्कुल बराबर है। बराबर, इसमें और भी एक चीज है, और भी एक चीज है। अमेजोन के ऊपर नाभि का पंप मिलता है, क्या एसपी पंप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं सर? एसपी, एसपी मतलब जो हमारी नाभि होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, सोलर सोलर प्लेक्सस कहते हैं। प्लेक्सिस, हाँ जी। हाँ, सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, उसका पंप मिलता है तकरीबन 250 रुपये का। जी बराबर, वो भी एक मंगवा कर उसका प्रयोग कर सकते हो, तो जी। उससे भी वायु निकल जाता है। अच्छा जी। बराबर है। जी क्या है कि अनजान लोगों को हाथ लगाने नहीं देने का। सर ये देखिए ऐसे वाला बोल रहे हैं ना? अब मुझे एक थोड़ी मिनट, दिखेगा। नहीं मैं दिखाती हूँ। हाँ ये जी। बैक। जी हाँ, ये है क्या सर? ये नाभि ठीक करने के लिए मंगाया था। धरण उतर जाती है ना तब। मैम दिख रहा है?
हाँ दिख रहा है, मैं हमें तो कर दिख लूँ रहा है। आपको क्लिक? हाँ जी, नहीं मैंने भी किया हुआ है, दोनों को अच्छा, किया हुआ है। ठीक ही होगा। पिन है। ठीक ही हाँ होगा, जी। जैसे गिलास पर रखते हैं। हाँ, जैसे वो दिया और ग्लास रखते थे ना, हाँ हाँ ऐसे हाँ जी, वैसा हाँ ही हाँ है ये ये। ऐसे नीचे होता जाता है ये। हाँ 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 हाँ, हाँ। ये भी चलेगा। लेकिन ये जी इससे अच्छा आता है लेडीज के लिए, थोड़ा वो चाहिए, सॉफ्ट चाहिए थोड़ा वो, क्या बोलते हैं उसको, जो पुराने जमाने में रिक्शा में नहीं भोंपू लगाते थे, हाँ जी 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 वो जी जी। ऊपर भोंपू आता है और नीचे हाँ कटोरी लगाते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। हाँ, ओके ओके ओके। तो जी मतलब जी वो जी। थोड़ा अंदर से गैस को खींच लेगा, हम्म, तो वो बैलेंस हो जाएगी, वो इससे भी वैक्यूम चलेगा ये। बर्नर चाहिए। बराबर है। ठीक हाँ, ठीक ठीक, हाँ ये जी क्या हाँ जी। होता है कि ऐसे जो हेवी थोड़े होते हैं वो जेंट्स के लिए ज्यादा काम आते हैं, कि उसको वो नाभि के आजू बाजू में बाल होते हैं जिसको, तो वो चिपकता नहीं है भोंपू वाला। हाँ। ठीक है। सर क्या नाम बताया आपने इसका? सोलार एसपी, प्लेक्सिस। एसपी पंप। एसपी पंप, एसपी मतलब स्मॉल सोलार प्लेक्सिस, जी या नाभि पंप भी कहते हैं इसको। जी हाँ, हो सकता है आपको लोकल बाजार में भी मिल जाए। जी। पहले तो ये 50 रुपए के आते थे, अभी मालूम नहीं, कुछ अमेजोन पे तो महंगा ही रहता है सब। ठीक हेलो। है। हाँ चलो। अभी एक ये प्रीति, प्रीति एक प्रश्न पूछ रही थी। प्रीति आप पूछिए अपना प्रश्न। सर मेरा प्रीति जी, सवाल ये था कि कई प्रीति बार। दुबे, प्रीति हाँ हाँ जी, दुबे। सर। प्रीति दुबे, जी मैं सर। एक मिनट उसको वो करती हूँ। आप पिन कर देना प्रीति इसको। कहाँ है बेटा, तू वो हाथ खड़ा मैं कर। रेज एंड कर देती हूँ। हाँ हाँ। सर मेरा सवाल ये था कि पूरी बॉडी में जहाँ पे भी ऐसे हाथ फेरे तो गठान गठान जैसी फील होती है, कहीं बहुत सारी और कहीं एक एक थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो जब मैं ऐसे हाथ फेरती हूँ तो मुझे उनमें बहुत दर्द है और वो उभरा उभरा पूरे शरीर में फील होता है। तो सर मतलब इसका जो कारण क्या है? और छोटी छोटी गांठें बन जाती है वो हाँ, कह और रहे वो हैं? बहुत पेनफुल है सर, मेरी मदर को भी और मुझको भी। मैनू भी होता हो। अभी देखो, जी गांठें, गांठें जो हमारी स्किन के नीचे जो बनती है ना, जी सर। बराबर, जी सर। वो मेडिकल साइंस उसको चर्बी की गांठ कहते हैं। सही है। जी। सर वो तो सेबिशस ग्लैंड फूल जाती है तो उसको तो ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, लेकिन वो सर तो मैं अगर बता रही एक हूँ। हो तो निकालेंगे, लेकिन बहुत सारी होंगे तो कैसे निकालेंगे? ओके। पता सही नहीं बात सर, है। पर वो ऐसे जैसे मैं हाथ फेर रही हूँ ना, जैसे अभी आपने मसाज को कहा था, तो मल्टीपल है सर, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। मल्टीपल फील होती है ना। पूरे हाथ पैर में भी, मतलब जैसे जैसे आप लंबाई में हाथ फेरेंगे तो आपको ऐसे ऐसे उभरा 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 रीढ़ की हाँ, हड्डी पे हाथ फेर रहे बराबर। हैं। वो एक्चुअली क्यों होता है, जी स्टमक के अंदर जब कोल्डनेस बढ़ जाती है जी। तब ये गांठें बनने लगती है। क्या? अभी इसका मतलब ये हुआ जी सर। कि या तो आपके हथेलियां ठंडी रहती होगी, हाँ सर। रहती है, पर पैर के तलवे एकदम जलते रहते हैं। बराबर है। देखो अभी इसके हर एक मेरे पॉइंट को समझना, ये डायग्नोसिस के तरीके हैं। जी सर। कि अगर हाथों के अंदर, पैरों के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऐसी छोटी छोटी गांठें जिसको चर्बी की गांठें कहते हैं, वो होती है एक्चुअली स्टमक के अंदर कोल्डनेस होने से। अभी सवाल यहाँ पर ये आता है, सवाल यहाँ पूरा नहीं होता है। यहाँ तो एक हमें दिशा मिली, हमें कारण मिला, लेकिन अभी सवाल यहाँ इससे डीप में जाएगा कि आखिर स्टमक में कोल्डनेस हुई क्यों। बराबर है। अभी देखो आपकी एज भी इतनी नहीं दिख रही है मुझे, नहीं, ये गांठें कब बनती है, 60+ जब जाते हैं ना, तब स्टमक में कोल्डनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए मेडिकल साइंस में 60 के बाद कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी ड्रिंक लिया करो, अल्कोहल, वो मेडिकल साइंस में ये कहते हैं। बराबर है। लेकिन हम वो लेते नहीं है, बराबर, ये वेस्टर्न स्टाइल है, हम वो उसको नहीं अपनाते हैं। बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टमक में, आखिर सवाल यहाँ पर ये फिर से वही आ गया कि स्टमक में कोल्डनेस बढ़ी क्यों। या कभी ऐसा स्टेज आया था कि आप डिप्रेशन में बहुत गई थी? जी सर, मेरा ट्रीटमेंट भी चला था। यस। बस देखो रूट कॉज मिल गया ने, जी सर। रूट कॉज मिल गया। और सर ये तो करीब 20 साल पुरानी बात है। ये कुछ सवाल पूछा मेरे से, क्या स्टमक में क्या बढ़ा, ऐसा पूछा ना किसी ने, तो स्टमक में कोल्डनेस। अभी हम आगे चलकर, हाँ यस यस, कोल्डनेस, बराबर, कि आगे चलकर जब हम एनर्जी की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमने सब अर्ली ले लिया,
तो बीच में एक चीज ले लेते हैं। चलो देखिए, हमारे 5 तत्व हैं, ठीक है। पंच तत्व है। उस पंच तत्व हमारे, ये देखो 5 ऊपर वाले ने दिया है, तो ये 5 तत्व हैं। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, 3 ये डॉट देखिए, लेते ये होता है एलिमेंट, ये वुड एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, ये मेटल एलिमेंट है, और ये है वाटर एलिमेंट। तो इस तरह से ये 5 तत्व हैं, ठीक है। अभी पांचों तत्वों की अपनी अपनी एनर्जी है। अभी वुड की एनर्जी होती है विंड, फायर की होती है हीट, अर्थ की होती है ह्यूमिडिटी, मेटल की होती है ड्राइनेस, और वाटर की होती है कोल्डनेस। तो वाटर का काम है बॉडी के अंदर पूर्ति ठंडक मिलती रहे, बॉडी इतनी गर्म नहीं हो जाए। जैसे गाड़ी होती है हमारी, गाड़ी के अंदर रेडिएटर होता है, रेडिएटर के अंदर पानी होता है, तो वो इंजन को कूलिंग करता रहता है, इसलिए गाड़ी गर्म नहीं हो जाती। तो इसी तरह से ये बॉडी में हमारे वाटर का काम है। तो ये होता है मेटल। अब मेटल का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस को मेंटेन करना, कि ड्राइनेस बढ़ न जाए। और ये होता है अर्थ एलिमेंट, जिसका एनर्जी है ह्यूमिडिटी। हमारी बॉडी में हर एक जॉइंट को नॉर्मल रखने के लिए उसके अंदर ह्यूमिडिटी चाहिए, स्किन को स्मूथ रखने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, बालों को सिल्की रखने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, बराबर। तो इसका काम रहता है ये, बराबर। अभी जो फायर है उसका 2 रूप है उसके। एक होता है हीट, जो नॉर्मली जिसको गुस्सा आता है वो हीट कहलाती है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो वो कहलाता है हॉटनेस, बहुत ज्यादा हॉटनेस। हीट के 2 स्वरूप हैं, एक हीट और दूसरा इसका पार्ट हमने बना दिया है ट्रीटमेंट एंगल को समझने के लिए, हॉटनेस, ठीक है। और ये हो गया विंड। अभी आपका जो इश्यू आया वो कहाँ का आया? ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी में कौन से ऑर्गन आते हैं? तो 2 आते हैं, एक स्टमक आता है और दूसरा स्प्लीन आती है। अब सबके ऑर्गन भी अगर आप लिख रहे हो तो मैं धीरे धीरे आपको लिखवा दूं मैं, ठीक है। आप देखो, पहला हुआ विंड। विंड के अंदर 2 ऑर्गन है, एक है लीवर, दूसरा है गॉल ब्लैडर। ये दोनों मिलके हमारे, विंड मतलब क्या, जितनी भी मूवमेंट है हमारी बॉडी की वो सब इसके दायरे में आती है। अभी जिंदा इंसान और जो जिसमें जान नहीं है उसमें फर्क क्या है? खाली उसमें विंड नहीं है, मूवमेंट नहीं है उसमें। बाकी तो इंसान वही पड़ा है, खाली उसमें मूवमेंट नहीं है। अगर कोई टेबल है, लैपटॉप है, वो सारी चीजों ऐसे ही पड़ी रहती है जहां हम रखें, तो उसमें विंड नहीं है। ब्लड और वो पड़ा था लीवर। हाँ, 1 मिनट सब लोग म्यूट रखिए, जब प्रश्न पूछना हो तब हाँ, तो अभी इसके पीछे एक और बात आती है, मैं आपको उल्टा ले चलता हूँ। हाँ, आपने मुझे पकड़ लिया है तो मैं उल्टा चला रहा हूँ, मैं उल्टा चल रहा हूँ मैं। देखिए, अभी इसमें एक झोल आता है। झोल क्या है? क्योंकि ये जो सारी बातें हम बता रहे हैं वो एक्चुअली ओरिजिनली चाइना, भारत से जुड़ी हुई है। तो इसमें चाइना ने एक चीज, जो मैंने पंच तत्व के अंदर एक चीज जोड़ी थी, वो थी यिन और यांग। यिन मतलब क्या? यिन मतलब स्त्री या स्त्री के जैसा। उन्हों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ 2 से बना हुआ है, सब कुछ 2 से बना हुआ है। एक है जेंट्स और एक है लेडी। हर चीज के अंदर स्त्री या स्त्री के जैसा। अब स्त्री का नेचर क्या होता है और पुरुष का नेचर क्या होता है? स्त्री के जो गुण होते हैं वो गुण ऐसे होते हैं, कंटिन्यू काम करना, कंटिन्यू बिजी रहना,
घर में कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करती रहेगी, या सफाई करेगी, कपड़े करेगी, कपबोर्ड खोलेगी, ये करेगी, वो करेगी, रोटी बनाएगी, कंटिन्यू। और उसके लिए उसके पास पेशेंस बहुत होता है, जबकि पुरुष इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कंटिन्यू काम नहीं करता है। मूड होता है, आज मेरा मूड नहीं है, ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज संडे है, मेरी छुट्टी आज। पेशेंस नहीं होता है पुरुषों के अंदर, उसको हर चीज में जल्दबाजी होती है। और पुरुषों का गुस्सा कैसा होता है? बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत ज्यादा जो गुस्सा आता है, उसको आप थोड़ा, उसको अच्छा लगता है, वो कर लो, ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो गया। लेकिन स्त्री को जब गुस्सा आता है, तब पूरी दुनिया को खत्म कर देती है, क्योंकि शक्ति है वो, ये शक्ति है। बराबर। तो ये यिन यांग की थियरी है। धरती को कहते हैं यिन, आकाश को कहते हैं यांग। हमारी बॉडी में देखो आप, ये देखिए आगे की बॉडी हमारी कैसी है, यिन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। आगे की बॉडी देखो हमारी यिन है, पीछे की बॉडी हमारी यांग है। हाथ में देखो, हथेलियां देखो, ये यिन हो गई, पीछे देखो यांग हो गई। उंगली में देखो, आगे सॉफ्ट है, यिन है, ये यांग है। हाथ में देखो, हाथ का अंदर का पार्ट सॉफ्ट है, बाहर यांग है। तो हर चीज के अंदर यिन और यांग मिलेगा। टेबल का जो ऊपर का पार्ट होता है वो यांग होता है, अंदर का पार्ट होता है वो यिन होता है। अभी ऐसा क्यों है ये? क्योंकि क्योंकि डार्विन के सिद्धांत के मुताबिक हम पहले 4 पैरों वाले थे। बराबर। 4 पैरों वाला जो जानवर होता है वो कैसा रहता है? उसके 4 पैर अंदर रहते हैं, नीचे रहेंगे, जमीन से टच रहेंगे। तो अंदर की जो बॉडी है उसको सूर्य का जो ताप लगता है, जो गर्मी लगती है, वो नहीं लगती है, वो अंदर की साइड ही इसकी कोमल रह गई। जहां पर वो जो धूप लगती थी बाहर की साइड में, वो बॉडी मजबूत हो गई। तो इसके साथ अगर हम ह्यूमन के हिसाब से देखा जाए, तो नेचर ने जो लड़की को बनाया है, यिन को जो बनाया है, वो सॉफ्ट बनाई है, यांग को मजबूत बनाया है। अब इसके पीछे और एक बात आती है, मतलब आज के जमाने से खिलाफ है। लड़कियों को हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए, लड़कों को घर से बाहर रहना चाहिए। लड़की अगर बाहर घूमती है तो खराब है, जेंट्स अगर घर में रहता है तो खराब है। अभी इसके पीछे लड़कियां अगर लड़के के कपड़े पहनती है तो खराब है, और लड़का अगर लड़की के कपड़े पहनता है तो भी खराब है। ये सारी चीजें मन के ऊपर असर करती है। और जो आज का समय है, उस जमाने में लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो घर में रहती थी, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। आज का समय अलग है, आज लड़कियां भी खुद जॉब कर रही हैं, सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके साथ लड़कियों में एक खराबी आ रही है, आज के समय में वो समझना जरूरी है। वो खराबी क्या आती है, माइनस पॉइंट क्या बनते जा रहा है? लड़की धीरे धीरे, मतलब यिन धीरे धीरे यांग में कन्वर्ट होती जा रही है। लड़कों के कपड़े पहनना, लड़कों के जैसे सोचना, लड़कों के जैसे बाहर घूमना, तो इससे चेंज क्या आता है उसके शरीर में? एक सबसे बड़ा जो मन के अंदर फर्क पड़ता है, उसको ऐसे लगने लगता है, माइंड उसका ऐसा मानने लगता है कि मैं लड़के से कम नहीं हूं, मैं लड़का ही हूं। तो उसके कारण उसकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स के चेंजेस आने लगते हैं। खास करके जब वो बड़ी होती है तो पीरियड के प्रॉब्लम्स आना। अभी आजकल जो आप बच्चियों को देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ये हॉर्मोन्स चेंज का कारण है। लड़कियों को मूछें निकलना, दाढ़ी निकलना। और एक बात दूसरी यहाँ पर आती है, फिलोसॉफिकल बात। शादी के बाद प्रॉब्लम बड़े होते हैं, बच्चे भी नहीं होते हैं, क्योंकि पीरियड भी नॉर्मल नहीं रहता है, और उसके अंदर
पीसीओ पीसीओडी, पीसीओएस, सब अंदर ट्यूमर बनना, गांठें बनना यूट्रस में, ये सब आज की तारीख में नॉर्मल होती जा रही हैं चीजें। और सबसे बड़ी बात जो है, दो यांग एक साथ नहीं रह सकते, दो पुरुष एक साथ नहीं रह सकते, तो आपस में झगड़े भी इतने बनते हैं, तो इस तरह से डाइवोर्स भी किसे इतने बढ़ रहे हैं। तो ये सब यिन यांग का खेल है पूरा। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात जुड़ी हुई है कि यांग हमेशा, ये एनर्जी लेवल की बातें हैं सारी, तो यांग हमेशा यांग नहीं रहता है, कभी कभी वो लड़कियों जैसे हरकत करता है, और लड़की हमेशा यिन नहीं रहती, कभी कभी यांग जैसे काम वो करती है। तो उस समय पर उसकी एनर्जी में जो चेंज आता है, इसलिए आप अगर उसमें गूगल में सर्च करके देखोगे यिन यांग सिंबल, अगर आपने देखा भी होगा लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, ये जो राउंड बना हुआ है उसका यूं बना हुआ है। यूं क्यों बना है? क्योंकि वो एनर्जी दिखाता है, यिन और यांग की, ऊपर नीचे। हमारी बॉडी के अंदर भी सारी एनर्जी, सारे पंच तत्वों की एनर्जी कम ज्यादा होती ही रहती है, वो एक समान नहीं रहती कभी। तो कभी कभी लड़कों की चाल भी आप देखोगे लड़कियों की चाल जैसी रहती है, तो उसमें मतलब यिन के गुण ज्यादा होते हैं। कभी कभी लड़कियां भी ऐसी मिलती है आपको जो जैसे लगती है कि भगवान ने गलती से इसको लड़की बना दिया है तो पूरी यांग ही, तो वो उसमें यांग की एनर्जी ज्यादा रहती है, बराबर। तो ये सारी बातें जो रिलेटेड है यिन यांग। अभी इस यिन यांग को हम अपने बॉडी के साथ चेक करें कैसे है। तो देखिए, मैंने जैसे बात बताई आपको कि लड़कियों का नेचर है कंटिन्यू काम करना, लड़कों का नेचर है अपने मूड के हिसाब से काम करना, या जब काम हो तभी काम करना, बाकी फ्री बैठा रहना। अभी इसमें देखो एक बहुत बड़ी बात आती है, इस जगत के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है वो कौन करता है? जो फ्री बैठा है वो करेगा, कि या काम कंटिन्यू 24 घंटा करता है वो करेगा? जो खाली बैठा है। फ्री बैठा है उसका, गुजराती में या कहावत है हिंदी में, जो फ्री खाली रहता है दिमाग उसका दिमाग शैतान का शैतान का घर। दिमाग। तो जो भी प्रॉब्लम इस संसार में आपको दिख रहे हैं वो पुरुषों के कारण है। मैं एंगल से समझाऊंगा आपको, आप 100% सब एग्री हो जाएंगे इसमें। जो पुरुष है तो मुझे माफ करें, मैं भी पुरुष ही हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। बीमारी में भी वही चीज होती है, कैसे होती है वो मैं बताता हूं। बीमारी में हम कहते हैं एक्यूट और क्रॉनिक, दो पार्ट हैं इसके। एक्यूट मतलब कौन सी? वो यांग बीमारी। क्रॉनिक मतलब कौन? अंदर की बीमारी जो अंदर बैठ गई है। शुरुआत बीमारी की हमेशा यांग से होती है, हम्म और धीरे 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 वो यिन में परिवर्तन हो जाती है। जो यांग होती है बीमारी, उसको उसी टाइम पर निकालना बहुत इजी है, लेकिन अगर यिन में कन्वर्ट हो गई तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। लड़का अगर गुस्से हो जाए तो उसको मनाना बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर लड़की गुस्से हो गई तो आप हाथ जोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं इसका। तो अब हम शरीर की बात करें। शरीर के अंदर हम ऊपर से शुरुआत करें तो हार्ट हमारा 24 घंटा काम करता है या संडे को छुट्टी रखता है? 24 घंटे अपना मूड करता है है। उसके पास, हम्म, कंटिन्यू काम करता है। तो कौन हो गया वो? यिन हो गया। येन है जी। समझे आप? लेडी। यस। अभी उसका नेचर क्या है? बॉडी को नरिश करना, गर्मी, गर्मी गर्मी प्रोवाइड दी। करना, ब्लड का सर्कुलेशन करना। हम्म, तो उसका साथ उसका पार्टनर है
तत्व के हिसाब से जो बनाया गया है, एनर्जी के हिसाब से जो बनाया गया है, वो उसका पार्टनर है स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों पेयर हैं, जोड़ी हैं। वो दो जोड़ी दोनों मिलकर शरीर को हीट प्रोवाइड करती है। अभी जो यिन है उसकी गर्मी कैसी होती है? माइल्ड होती है। हार्ट की गर्मी माइल्ड है, जो नुकसान नहीं करती है शरीर को। नुकसान कौन करेगा? यांग करेगा। कौन है? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। उसका काम क्या है? जब हम खाना खाएंगे, हाफ डाइजेशन इसमें स्टमक में हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, तब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तब तक जब आप खाना नहीं देते हो, खाना खाने के 4 घंटे के बाद तक वो फ्री रहता है, कोई काम नहीं है उसके पास। इंतजार करता है, खाना आएगा जब मैं पचाऊंगा, तब तक वो फ्री है। तो वो यांग ऑर्गन है। अभी इसके साथ हार्ट के साथ चेस्ट के अंदर क्या है? लंग्स है। लंग्स भी 24 घंटा 365 दिन ऑक्सीजन का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का। तो वो भी यिन हो गया। अभी इसका पार्टनर कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। अभी दोनों का नेचर सेम है। कौन सा नेचर है, कौन सी एनर्जी है इसकी? तो इनकी एनर्जी है ड्राइनेस। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी है ड्राइनेस। ड्राइनेस बॉडी में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? स्किन खराब हो जाएगी। स्किन खराब होगी, खुजली आने लगेगी, बाल सफेद होने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी। अभी इसमें भी खेल है, देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन फ्री बैठा रहता है। जब तक आपको शरीर का वैसे वेस्ट नहीं निकालना हो, तब तक लेटरिन नहीं जाना है, तब तक उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो फ्री बैठा रहता है। अभी जिसको देखो कॉन्स्टिपेशन रहती है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनको अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि नुकसान किसने किया? लार्ज इंटेस्टाइन ने किया। उसको कॉन्स्टिपेशन बनने लगी, इसीलिए जाकर उसकी वाइफ को तकलीफ होने लगी, लंग्स को। ये हस्बैंड वाइफ की पेयर है। अभी यहाँ पर खेल जो आता है तीसरा, लीवर का। लीवर और गॉल ब्लैडर की पेयर है, तो उन दोनों का नेचर एक ही है, बॉडी में विंड को मेंटेन करना। तो लीवर क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो सबसे बड़ा होता है, उसकी मस्ती भी ज्यादा होती है, उसकी दादागिरी भी ज्यादा होती है। तो लीवर खराब कैसे होता है या तकलीफ कैसे होती है? तो उसको, अच्छा, लीवर के साथ और एक चीज घटित है जो आपको समझना जरूरी है। ये सब हम सिलेबस के मुताबिक नहीं जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अभी देखिए, लीवर को मेडिकल साइंस ने सेकंड ब्रेन माना है। सेकंड ब्रेन कैसे? कि हम जो खाना खाते हैं, तो हर बार लीवर ब्रेन को पूछने नहीं जाता है कि ये मैं खाऊं कि नहीं, ये मैं खाऊं कि नहीं। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तभी ही ऊपर वाले ने उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भर दी है। जैसे कंप्यूटर में हम हार्डवेयर होता है, उसके बाद विंडोज या मैक या कुछ भी लिनक्स, हम कुछ भी इंस्टॉलिंग करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करती है? कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस उसमें आते हैं। तो बच्चा भी जब जन्म लेता है, तब बेसिक फंक्शन वो अंदर से लेकर आता है। खाना पीना, सुसु करना, लेटरिन जाना, वो सब बेसिक फंक्शन है उसके जीवन के। और साथ ही साथ लीवर के अंदर एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं। लीवर के अंदर जो खाने पीने की आदतें या बीमारी मदर फादर को होगी, मतलब जिसको हम जेनेटिकल कहते हैं, वो सारी चीजें लीवर लेके आएगा जेनेटिकल। तो लीवर और गॉल ब्लैडर का काम है
बॉडी में विंड प्रोवाइड करना। जो यिन होती है वो छोटे छोटे काम करती है। तो लीवर के छोटे छोटे काम जितने भी हमारे, जैसे हार्ट को धड़कना, आंखों को पलक झपकना, जितने भी छोटी छोटी हमारी हरकतें हैं, मूवमेंट हैं, वो सारी की सारी जिम्मेवारी दी गई है लीवर को। और पैर को यांग है, गॉल ब्लैडर है, तो बड़े बड़े काम उसको करने हैं। बराबर। अभी जैसे मान लो कि हाथ है, हाथ की मूवमेंट, ये बड़े मसल्स हो गए। पैरों के मसल्स बड़े हो गए। जिसको घुटने का दर्द है तो ट्रीटमेंट हम किसकी करेंगे? गॉल ब्लैडर की करेंगे। तो ये लीवर एंड गॉल ब्लैडर का फंक्शंस है। लीवर डिस्टर्ब होता है या उसको जो चीज अच्छी नहीं लगे, जैसे खास करके मान लो दारू है, तो वो बॉडी के अंदर वो नेचुरल नहीं है चीज, वो केमिकल है, तो वो लीवर को अच्छी नहीं लगती है। और दूसरा, बाहर का खाना जो खाते हैं हम, बाहर का फूड खाते हैं। अभी देखो लीवर का एक दूसरी खासियत बता देता हूं मैं। लीवर के लिए ऐसी एक सेंटेंस है कि लीवर आंखों में दिखता है या आंखों में खुलता है। तो आंख की जिसको जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लीवर एंड गॉल ब्लैडर ही है। अभी छोटे छोटे बच्चों को चश्मा के नंबर आते हैं, आप लिख लो उसकी हिस्ट्री, आप देखोगे तो घर में से वो रेगुलर बाहर का खाना खाते होंगे। तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अभी जिन जिन लड़कियों को पीरियड के समय या पीरियड जो जो इश्यू है उसका कनेक्शन है गॉल ब्लैडर के साथ। और लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, बाकी जितने भी ऑर्गन है, 12 ऑर्गन है टोटल बॉडी के अंदर, उसमें लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसकी विंड चारों ओर चारों दिशा में जाती है। बाकी कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है, बाकी सब के पाथ हमेशा फिक्स रहते हैं। लेकिन लीवर ऐसा होता है कि उसकी विंड ब्रेन में भी जाती है, तब सोच सकता है वो, पैरों में भी जाती है, ये चारों ओर जाती है। जहां कभी बढ़ जाए वहां ये नुकसान करती है। तूफान आता है तो तूफान हमेशा नुकसान करता है, तो लेकिन करता कौन है? यांग करेगा। गॉल ब्लैडर का, जैसे किसी को लकवा हो जाना, ब्रेन में ट्यूमर बन जाना, ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? गॉल ब्लैडर। तो हमने 3 ऑर्गन देखे। कौन से देखे? हार्ट देखा, लंग्स देखा और लीवर देखा। तीनों यिन ऑर्गन है। टोटल कितने ऑर्गन है यिन? 6, और 6 यांग है। ये 3 हो गए। अभी चौथा, किडनी। किडनी 24 घंटा फिल्टरिंग करती रहती है ब्लड का, लेकिन उसका यांग ऑर्गन कौन है? यूरिनरी ब्लैडर। जो बूंद बूंद यूरिन में निकलती है और ब्लैडर भर जाते हैं, तब वहां से ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन वापस से उसको बोलता है कि भाई तू वॉशरूम जाके आ। तो जब तक ब्लैडर भरेंगे नहीं तब तक यूरिनरी ब्लैडर को कुछ काम करना नहीं है। और वही सबसे बड़ा उत्पाद वही करता है बॉडी के अंदर। तो ये हो गया चौथा ऑर्गन, किडनी। पांचवा ऑर्गन कौन है? पांचवा ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन है वो 24 घंटा चालू रहता है हमारा, लेकिन उसकी पैर कौन है? उसकी पैर है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। वो ब्रेन को कोई भी काम कराना होगा तो वो स्पाइन के जरिए करेगा। पानी पीना है तो ब्रेन हाथ को कहेगा कि भाई तू आगे जा, ग्लास उठा, मुंह से लगा। किसी को थप्पड़ मारनी है तो ब्रेन नहीं मार सकता है, हाथ मारेगा। वो हाथ को बोलेगा तो हाथ उठाओ और उसको मार। मतलब कि कोई भी काम करना हो तो ब्रेन अपने आप नहीं कर सकता है।
वो सोच सकता है, जो भी माहिती इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एनालाइज कर सकता है, लेकिन काम तो स्पाइन ही करेगी। तो ये दोनों की पेयर है। अभी लास्ट में छठा ऑर्गन कौन है? छठा ऑर्गन है स्प्लीन एंड पेनक्रियास, ये दोनों की पेयर है। और उसका यांग ऑर्गन कौन है? तो इसका यांग ऑर्गन है स्टमक। अभी देखो, इंसान में दो किस्म की एनर्जी भगवान देते हैं। एक होती है जन्म पहले से, जिसको कहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन मिलता है, कर्मों के अनुसार, हमारे पूर्व जन्म के अनुसार हमें वो जीवन मिलता है, गिनी हुई सांसें मिलती है। वो किससे मिलती है? पूर्व जन्म से जुड़ी हुई बातें हैं ये। लेकिन अपने एंगल से हम देखें तो जन्म पहले और जन्म बाद। जन्म पहले की जो एनर्जी होती है हमारे शरीर के अंदर, वो ऊपर वाला सुपर पावर, जो भी नाम दो उसका, वो किडनी के अंदर भर के देता है। और जैसे जैसे, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तब सबसे ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है किडनी के अंदर। फिर अपना जीवन जो व्यतीत करता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे ही अपने कर्म रखेंगे, उस हिसाब से किडनी का एसेंस उसमें यूज होगा। किडनी का एसेंस जब खत्म हो जाता है तब इंसान को डेथ आ जाती है। लेकिन उसके बाद, जन्म लेने के बाद, जो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है वो खाना खाने से आती है। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसा खाना खाते हैं, उस हिसाब से स्टमक में एनर्जी जनरेट होती है। अब वो एनर्जी का क्या करता है स्टमक? स्टमक का काम है एनर्जी को बनाना खाली, बाकी उसका काम नहीं है कुछ। तो वो कमा के, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड बाहर से कमा के लाया और वो सारा पैसा उसने अपनी बीवी को दे दिया। अभी घर कैसे चलाना, कहाँ पे खर्च करना, सारा डिसीजन बीवी लेती है। तो इस किस्से के अंदर भी स्टमक और स्प्लीन हस्बैंड वाइफ की पेयर है। स्टमक एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन वो सारी एनर्जी स्प्लीन कैप्चर कर लेती है, ले लेती है। और उस एनर्जी को सबसे पहले, अंदाज के मुताबिक 60% एनर्जी सबसे पहले वो हाथ और पैर को देती है, ताकि खाना खाने के बाद हमारे हाथ पैरों में बहुत ताकत आ जाती है। इसीलिए जिसके हाथ और पैर कमजोर हों, खास करके पैर, देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे पतले होते हैं, कई लड़कियां देखते हैं ऐसी होती है, शरीर का विकास पूरा नहीं होता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्प्लीन है। स्प्लीन टोनिफाई कर दो, मतलब एनर्जी बढ़ा दो उसमें, तो उसकी बॉडियां अच्छी बन जाती है। स्प्लीन बाकी की जो 40% एनर्जी बची, उसका 3 पार्ट करती है वो। एक पार्ट जाता है ब्रेन को, ब्रेन का डेवलपमेंट करने वाली स्प्लीन ही है। जो बच्चे दिखते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे, उसकी स्प्लीन की ट्रीटमेंट करो तो उसमें रिजल्ट आ जाता है। देखा है आपने बच्चों को? ऐसा देखा होगा मेंटली रिटार्डेड, जिसके मुंह से लार गिरती है, सलाइवा गिरती रहती है। सलाइवा मतलब स्प्लीन आ गई। स्प्लीन की ट्रीटमेंट करो, बच्चे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे वो। अब दूसरा पार्ट जो होता है 40% का, एक पार्ट गया ब्रेन को, दूसरा पार्ट गया लंग्स को। अगर किसी को अस्थमा की तकलीफ है या लंग्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, तो स्प्लीन की ट्रीटमेंट अवश्य आएगी ही आएगी। और तीसरा पार्ट जो जाता है वो जाता है हार्ट को। हार्ट अगर हेल्दी रहता है तो वो स्प्लीन के कारण,
स्प्लीन उसको अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं देगा तो हार्ट में खराबियां आ सकती है। तो ये इस तरह से इनका रोल है, यिन और यांग का। अभी हम यिन और यांग में कहाँ आ गए, क्यों आ गए, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत सारी अभी नॉलेज। इसमें बहुत सारा डीप में है, बहुत ज्यादा, हाँ जी, लेकिन समय पर वो आने पर धीरे 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 धीरे। सीखेंगे, धीरे तो धीरे एक साथ सब आपको बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे। और सिर्फ कंफ्यूज नहीं, उतनी जानकारी को आत्मसात करना भी कई बारी बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तो सर आपसे प्रार्थना है कि ये आज का, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा सेशन, बहुत जानकारी से अभी भरा हुआ। देखो इसमें दो जने जी हाथ ऊपर करके बैठे हैं, कल्पना जी हाँ, है और एक स्वाति जी हाँ है। जी। बताइए क्या तो प्रश्न बस है। इनके लेकर देन हाँ, हम लोग सर आज का, नहीं, मुझे प्रश्न पूछना था लेकिन टाइम है क्या अभी? नहीं तो मैं नेक्स्ट इसमें क्योंकि पूछती हाँ हूँ। टाइम थोड़ा सा आज, हाँ क्योंकि 4:30 हम बजे हमने करना था और हाँ, वही। सर का भी है अगर तो। टाइम नहीं है हाँ, तो क्या फिर मैं बता के रखती हूँ, अगली बार अगले सेशन में मुझे आंसर बता दो मिला पर तो भी बता चलेगा? दीजिए, बता दीजिए, हम 5 मिनट सर मेरा और जो कर ये सकते हैं। फेस का जो ये लेफ्ट साइड है ना, तो उसमें हाँ ऐसे खिंचाव बहुत ज्यादा है, खिंचाव बहुत ज्यादा है। मुझे दो हाँ साल पहले थोड़ा सा फेशियल पाल्सी का अटैक भी हुआ था। तो हाँ तब एमआरआई किया था, फिर हाँ कुछ पाल्सी न्यूरॉन और कुछ ये किया था उन्होंने, न्यूरोलॉजिस्ट ने कुछ मेडिसिन सजेस्ट किए थे, लेकिन हाँ। अभी वो फिर से शुरू हो गया है। लो ये 2 डॉट बता देता हूँ, कर लो ठीक हो जाओगी। एक डॉट यहाँ कर लो, मिडिल फिंगर में, यहाँ पर इस जगह फर्स्ट पर फिंगर, देखो। फर्स्ट फिंगर। मिडिल मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। मैं मिडिल एक फिंगर मिनट में सर इस को जगह। फिर से पिन करती हूँ। लो अ, यहाँ पर हम्म, जी ये डॉट देखो, इंडेक्स साइड की फिगर का है। हाँ, इंडेक्स साइड की साइड का है ये वाला। हाँ और हाँ। दूसरा कर दो उससे वैसा ही पहली उंगली में। बस अब ठीक हो जाओगी। ओके, थैंक यू। 2 लाल कलर के डॉट, ये क्या ट्रीटमेंट है वो बता देता हूँ। स्टमक में कोलनेस कम करना है, और लार्ज इंटेस्टाइन में, ये स्टमक, अरे लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोलनेस कम करना है। ये खिंचाव अभी का अभी बंद हो जाएगा। बोलो स्वाति जी, प्रश्न क्या है। नहीं है, अंजू जी है, हाँ जी। बोलो प्रश्न। सर मुझे ना शोल्डर के नीचे बैक पे बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और वो दर्द घूम के आगे आ जाता है, फिर मेरे से सीधा भी नहीं लेटा जाता और उल्टा भी नहीं, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ और ऐसे गांठें तो वो है बॉडी में पूरी जैसे में। लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। लेफ्ट में है जी। देखो तो मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने ये रहा, देखो ये कर लेना। लेफ्ट हैंड की पहली उंगली के पीछे यहाँ पर देखिए खड़ा है, इसको हाँ जी। मसाज कर लेना, फिर अगले सेशन में बताना। ये मसाज करना, ये दर्द होगा आपको यहाँ पर। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। हो रहा है दर्द, करके देखो अभी। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਾਂ हाँ पर जी, हद तक गरम है। हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो वहीं पे मसाज करनी है। हाँ। ठीक और है। ये करते हाथ में रहना, गरम हफ्ते करना बाद बताइए फिर कि अच्छा अभी हाथ में, अगले शनिवार। हाथ मेरे गर्म रहते हैं। ਤੇ ਗੱਠਾਂ ਨੇ शरीर से। हाँ वो बताया था ना गांठों का हाँ तो। हाँ जी, बाकी, गांठें बहुत ज्यादा है मेरे। हाँ बाकी इसको जिसको ऐसा लगता है तो वो आप मुझे कभी भी मैसेज करके टाइम ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट हो सकती है। उसका वीडियो उतार के हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है हम्म जी। ठीक है बस आप चलो, हम्म। और एक आप हाँ क्या नाम था, डॉक्टर राजेश्वरी जी। हाँ जी सर। हाँ, वो नेक्स्ट सेशन कब होगा वो पहले से मुझे जरा हाँ बता जी, देना, ताकि मैं उसी अगले में। शनिवार हाँ ठीक है, हाँ जी, सेम, ठीक है, चलो बिल्कुल इसी वक्त। जी राम राम चलो, ठीक है, प्रणाम। चलिए एक राम राम। राम मिनट राम। ये प्रणाम सर, राम राम। थैंक यू सर, प्रणाम ये सर। राम राम। थैंक यू सर, सर। बहुत थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद, मैम। बहुत बाय। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। आभार थैंक यू सर। वेरी मच। और सभी ने बहुत अच्छी थैंक तरह यू से सर, इसको थैंक यू सर। सुना होगा और नहीं, सब आत्मसात सब किया में होगा। सीखने का जोश बहुत है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये जी बहुत अच्छा क्लास होगा ये आगे चलकर। जी थैंक सर। कि आप लोग सब 1 महीने के अंदर सब डॉक्टर बन जाएंगे। चलो थैंक बोलो यू। भारत माता की जय। भारत जय माता की। भारत माता अभी की भारत जय। जगदीश माता सर की की जय। जय। नहीं जगदीश नहीं, सर। मेरी ਐਂ अपनी ਕਰੋ जय। ਜਿਹੜਾ फ्रोजन शोल्डर ਹੁੰਦਾ खुल ਜਾਂਦਾ है। कभी भी किसी को, मान लो इस दरमियान कभी भी मुझे मैसेज करना है तो मैसेज कर सकते हो मुझे, अब मैं जवाब भी दूंगा।
नंबर ठीक है जी। सर पर आपका ज्यादा नंबर सर परेशान नहीं करना है। मेरा नंबर नंबर 81609 और ग्रुप में तो आपको मिलेगा ही, लिखा ग्रुप में होगा है ग्रुप सर के का। अंदर 81609444285। 44,285। ठीक है, 816 ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਜੂ स्वीटी दी ननान चलो ਤੁਹਾਨੂੰ मना चलिए कर रहे हैं। करना हूँ मैं। नमस्ते जी। ठीक है जी। थैंक यू चलिए थैंक यू थैंक यू जी, तो राम राम जी। सभी राम को राम जी स्वाति राम कुछ था बेटे आपका? मैडम मुझे भी पूछना है। मैम मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पूछूंगी। टाइम एक्चुअली पूछेंगे। उसी ठीक है। उसी से रिलेटेड था कि मेरे यहाँ से लेके पाँव तक दर्द होता है और जनरली रात में एक्टिव होता है। 2 o'clock 3 o'clock रात में नींद खुल जाती है एंड राइट साइड में पूरा का पूरा। आई थिंक पर सर शायद अभी नहीं जी, यस लेफ्ट। हाँ कोई बात नहीं, है ना, नेक्स्ट टाइम वही नेक्स्ट अभी उसमें। ऊपर से एक्सप्लेन हाँ, कर रहे थे तो मैंने कहा यस पहले यस, कंप्लीट कर हाँ, लेके पूछूंगी। चलो एंड मैम ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो इनवाइटिंग मच अस। मैम। थैंक यू वेरी नाइस सो मच, सभी का बहुत बहुत नमस्ते आभार मामी जी, पैरी आज पहनाइए। का जुड़ने के लिए। प्रणाम सभी को, प्रणाम। गॉड लव यू। ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। नमस्ते जी, पैरी पहना जी। बहुत गॉड बहुत ब्लेस यू, धन्यवाद गॉड सर, और ब्लेस यू, गॉड राजेश्वरी ब्लेस माँ यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। राम